देखिए बेटा, आज हम चालू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रो कैरियोटिक सेल 8.4 आपकी क्लास 11th एनसीईआरटी का। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इस प्रो कैरियोटिक सेल टॉपिक के अंदर दो और सब टॉपिक है, तो उनके लिए अलग से हम लोग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। यानी छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको ये टॉपिक जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, और फिर हम लोग इस पर सवाल भी लगाएंगे। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो 8.4 हेडिंग है प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें क्या लिखा हुआ है, हमारे एग्जाम के लिए इसमें से क्या ज़रूरी है। और इस पैराग्राफ को समझने के बाद हम कोशिश करेंगे कि इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोग चालू करते हैं, समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। या देखो, प्रोकैरियोटिक तो हम लोग जानते ही है ना, प्रोकैरियोटिक तो तुम लोगों ने को कल पढ़ाया ही गया था। थोड़ा बहुत तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, नाइन्थ में पढ़ के आएंगे। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। और कैरियोटिक का क्या मतलब होता है? कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि पुराना सेल। यानी क्या बोला हम लोगों ने? पुराना सेल। देखो, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल हमने बनाया, इस सेल से मान लो दो सेल बन गए फ्यूचर में, और फिर इससे और अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म बने। तो ये वाला जो सेल है ना यार, यही प्रोकैरियोट है। क्या ये बात समझ आ रही है? यानी ये इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से दीज आर दी ओल्डेस्ट सेल। यानी कि अगर ये ओल्डेस्ट हैं तो यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नज़र नहीं आएगी जैसे हमारे बॉडी में नज़र आते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, तो हमारे सेल्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। लेकिन बैक्टीरिया का जो सेल इज़ वेरी सिंपल, इसमें ज़्यादा हमको तीन पाँच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब बैक्टीरिया को या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जांपल्स हम लोगों की किताब में लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है वो बैक्टीरिया खुद ही है। ठीक है, बैक्टीरिया भाई, अगर हम इसको कहेंगे एक तो सिंगुलर वर्जन में तो इसको हम लोग बैक्टीरियम कहेंगे। फिर हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका दूसरा नाम क्या है? साइनो बैक्टीरिया। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अच्छा, इसको साइनो बैक्टीरिया क्यों कहते हैं ना, क्योंकि देखो साइन का जो, देखो ये लिखा है ना साइनो, ये जो वर्ड है ना सैन, इज अ डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू। ध्यान समझिएगा, इसको ब्लू के जो डिफरेंट शेड्स हैं उसको कहते हैं। और डार्क ब्लू और ग्रीन कलर को मिला करके जो कलर बनता है ना, उसी को हम लोग साइन कहते हैं, तभी इसको हम लोग कहते हैं साइनो बैक्टीरिया। फिर हमारे पास है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्माज आर वही सबसे स्मॉलेस्ट सेल, हम लोगों ने पढ़ा था 0.3 माइक्रोमीटर। और फिर माइकोप्लाज्मा का ही जो एक एग्जांपल है पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। समझना ध्यान से, माइकोप्लाज्मा तो सबसे स्मॉलेस्ट है ही। माइकोप्लाज्मा एक कैटेगरी है बैक्टीरियल सेल्स की जो सबसे छोटी है। पीपीएलओ उसमें से सबसे छोटा है, इसको याद रखना, 0.1 माइक्रोमीटर, इसको अच्छे समझेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं, साइज एंड रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन जनरली स्मॉलर देन यूकैरियोट। ये तो हम लोगों को पता है भाई, हम लोगों ने देखा हुआ था। 3 to 5 माइक्रोन मीटर का जो बैक्टीरियल साइज होता है, बैक्टीरिया का जो साइज है वैरी करता है। 10 to 20 माइक्रोमीटर यूकैरियोटिक तक चला जाता है, इसको याद रखेंगे। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। हाँ देखो, क्यों ये जल्दी मल्टीप्लाई करता है यूकैरियोटिक सेल से, इसको अच्छे समझना कि कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया छोटा सा है, तो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल, इन केस मान लो डीएनए, वो बहुत छोटा है। यूकैरियोट्स का ना इज वेरी बिग। यूकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है इज वेरी वेरी बिग। तो भाई जब सेल डिवाइड करेगा तो इसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी। बिना पैकेजिंग के तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इसको एक गुच्छे में लाना पड़ेगा ना, एक जगह कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आपको घर को डिवाइड करना है तो आपको पहले सामान एक जगह रख करके उसको डिवाइड करना पड़ेगा, रैंडमनेस नहीं होती उसमें। अब क्योंकि बैक्टीरिया का क्या है, डीएनए ही छोटा है, तो उस लेवल की पैकेजिंग होती नहीं है, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। दूसरा रीज़न, आप एक चीज़ समझिए कि जैसे मान लीजिए कि किचन, ये किचन बहुत बड़ा है और एक छोटा सा किचन है। ठीक है, दोनों में सामान इक्वली रखा हुआ है खाना बनाने के लिए। मान लीजिए आपको मैगी बनानी है, अब इस बड़े वाले किचन में मान लीजिए कि चीज़ यहाँ पे रखा है, यहाँ पे भाई वो गैस वगैरह वाला मामला है, यहाँ पे बर्तन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ रखा है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे बर्तन है, तो वो आदमी यहीं पे खड़े खड़े तीनों चीज़ें बना लेगा। लेकिन इसके लिए इसको इधर उधर जाना पड़ेगा। तो यूकैरियोटिक सेल का साइज बहुत बड़ा है, जिसके वजह से जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं ना, मेटाबॉलिक एंजाइम्स को आने में और काम करने में थोड़ा सा डिलेइंग हो जाता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में ऐसा होता नहीं है। एक और तीसरी चीज, एक चीज और है कि ये भाई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसके पास रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होने की वजह से वो भी डिलेइंग करते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, कि भाई पहले हम भी सेफ हो जाएं। प्रोकैरियोट्स में जब है ही नहीं तो उसका कुछ मतलब है ही नहीं। ये बात हम लोग याद रखेंगे कि प्रोकैरियोट जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी, मोर रैपिडली क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है यूकैरियोटिक सेल से। यानी उसका जो डिवीजन रेट है ना बेटा, वो यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा, इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला है कि हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है शेप्स, उसमें क्या नाम है, साइजेस में और शेप्स में। ठीक है,
अब चार बेसिक शेप्स हम लोगों को पढ़ने हैं। अच्छा, इन्हीं चारों शेप्स को फिर हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फिर से दोहराएंगे, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहला हमारे पास आता है बैसिलस शेप। बैसिलस जो टर्म है, इस टर्म का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रॉड लाइक। रॉड लाइक, या हम लोग कह सकते हैं लिटिल स्टिक। क्या बोला हम लोगों ने? लिटिल स्टिक। बैसिलस टर्म का ही मतलब यही होता है। तो देखो ये जो है ना, ये वाला बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, इस तरीके से, ऐसे लंबे लंबे से, ऐसे छड़ी छड़ी जैसे, छड़ी नुमा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बैसिलस। दूसरा है हमारे पास कॉकस। कॉकस का जो टर्म है ना, कॉकस टर्म का मतलब होता है ग्रेन। कॉकस टर्म का मतलब क्या होता है? ग्रेन, दाने जैसा। क्या बोला हम लोगों ने? दाने जैसा। तो भाई अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो कैसा नजर आएगा? स्फेरिकल नजर आएगा। तो कॉकस स्फेरिकल शेप का होता है। दूसरा है हमारे पास विब्रियो। विब्रियो का मतलब होता है बेंटेड रॉड। क्या बोला हम लोगों ने? बेंटेड, जैसे ये रॉड है, इसको हम लोगों ने बेंट कर दिया कुछ इस तरीके से, इसको हम लोग कहते हैं विब्रियो। तो ये देखने में कैसा लगता है? कुछ इस तरीके का नजर आता है। देखो यहाँ नीचे बना हुआ है, ठीक है। नॉर्मली कॉमा जैसा नजर आता है, कुछ इस तरीके से, ऐसे जैसे कॉमा होते हैं ना, हम लोग लगाते हैं इस तरीके से। तो विब्रियो कैसे होता है? कॉमा शेप होता है। स्पाइरेलियम हम लोगों को पता है, स्पाइरल में से लहराता हुआ, ये वाला देखो यहाँ पे बना हुआ है। तो ये चारों शेप हम लोगों को याद करने हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम तुमको बहुत सारी चीजें और बताएंगे कि लैक्टोबैसिलस क्या होता है, लैक्टो का मतलब क्या है, स्टेफाइलो का मतलब क्या है, स्टेप्टो का मतलब क्या है। अभी के लिए हमको बस इतना जानना था और हम लोग समझ गए। फिर से, बैसिलस रॉड शेप, कॉकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा, स्पाइरेलियम स्पाइरल। विब्रियो का मतलब होता है बेंटेड रॉड, कॉकस का मतलब होता है ग्रेन जैसा, बैसिलस का मतलब होता है स्टिक। ठीक है, लंबी सी स्टिक या रॉड शेप। ये चारों शेप हम लोगों को याद हो गए। इसमें से सवाल कैसे आते हैं? डायग्राम दे देगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला, उसमें पूछ लेगा, या फिर मैच द फॉलोइंग करके ऐसे हम लोगों से पूछ लेगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज दिए हैं क्लास 12th में, तो उससे कोरिलेट करके भी यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? ठीक है, अब ये चीज हम लोगों ने सबसे पहले वाला जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, याद करो कि सेल जो है ना बहुत अलग अलग तरीके के, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म बहुत अलग अलग तरीके के, लेकिन सेलुलर लेवल पे ना सारी चीजें सेम हो जाती हैं। वैसे जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है शेप और फंक्शन के हिसाब से। इवोल्यूशन में वो कहाँ बने, वो किस तरीके के हैं, वो खाना खुद बना रहे हैं या किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, या फिर होस्ट के अंदर चले जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो अलग इस चीज पे वो शेप और फंक्शन का डिपेंड करता है। लेकिन जितने बैक्टीरिया वही इसी तरीके के पाए जाएंगे। जैसे ये बाहर का स्ट्रक्चर हो गया, फिर इसके अंदर तुमको एक जेनेटिक मटेरियल मिलेगा तैरता हुआ, फिर छोटा सा एक और जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, प्लाज्मिड, अभी इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम तैर रहा है, ये सब ऐसे ही हैं। बस कहीं कहीं क्या होता है, किसी के पास सेल वॉल है, किसी के पास सेल वॉल नहीं, किसी का सेल मेम्ब्रेन थिक है, किसी का सेल मेम्ब्रेन थिक नहीं है, किसी के पास जो प्लाज्मिड है उसकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल प्लान है वो सेम होता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। देखो सारे प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन। तो भाई सेल मेम्ब्रेन तो हम लोगों को पता है, सेल मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल। सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट बेटा? यूनिवर्सल, सबके पास है, मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के पास है। सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल पाया इल्ले नहीं जाता है। इसको याद रखना, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल पाया नहीं जाता। क्यों नहीं पाया जाता, हम तुमको इसका एक इंपॉर्टेंस बताते हैं कि ये जो माइकोप्लाज्मा है ना, इनके ये पहले इनके पास था इवोल्यूशन में, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ ना कि ये होस्ट डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन गए, यानी अपने खान पान के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होने लग गए। अब उसके लिए उनको वॉल की ज़रूरत नहीं रहती थी। दूसरा एक चीज़ और समझना कि अगर इनके पास वॉल नहीं है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो नॉर्मल बैक्टीरियम से ना थोड़ा सा थिक होगा। नॉर्मल बैक्टीरिया से क्या होगा? थोड़ा सा थिक होगा, क्योंकि फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो इसको बाकी सारी चीज़ों से बचा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें टिपिकल बैक्टीरियम का साइज कितना दिया है? 1 to 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का साइज हम लोगों को याद रखना है 0.1 माइक्रोमीटर। ये एक आपका पीवाईक्यू है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म से रिलेटेड तीन बातें हम लोगों को याद होंगी, ठीक है। अब वो तीन बातें क्या थी? अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन स्टिल अगर आप पहुँच गए तो वो तीन बातें आप कॉमेंट कर देना, थोड़ा बहुत आइडिया दे देते। जिसमें से एक बात तो यही लिखी हुई है कि जेली लाइक स्ट्रक्चर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, कुछ मेन डैश ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज था, एंड कुछ ऑक्यूपाइज द डैश ऑफ द सेल था। समझ रहे हैं बात? तो आप इसको लिख दीजिएगा। साइटोप्लाज्म इज सेम, साइटो का मतलब सेल होता है, प्लाज्म का मतलब होता है प्लाज्मा, ठीक है। एंड कंटेन्स ऑल द सेलुलर कंपोनेंट। भाई सेल के अंदर की बात है तो भाई सारे सेल को कंपोनेंट होंगे ही होंगे, इसको याद रखेंगे। अगला है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्रोकैरियोट्स के पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो हम उसको न्यूक्लियस कहते भी नहीं, हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड।
क्या कहते हैं बेटा इसको? न्यूक्लियोइड। या इसका एक और नाम है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जीनोफोर। किस नाम से जानते हैं? जीनोफोर। ठीक है, कहीं कहीं इसको इनसिपिएंट न्यूक्लियस या इमेच्योर न्यूक्लियस भी बोला जाता है। अब जेनेटिक मटेरियल नेकेड है, नेकेड का मतलब है कि भाई ये नंगू पुंगू है, यानी इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। बात समझेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ किस में पाया जा रहा है? यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये यूकैरियोट होगा ही होगा, याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं जेनेटिक मटेरियल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। देखो जो मेजर जेनेटिक मटेरियल है वो एक सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, यानी एक बैक्टीरिया आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको ये डीएनए नजर आ रहा है। ये जो डीएनए है ना ये सर्कुलर है, यानी इसका जो सर है और इसका जो पूंछ है वो एक दूसरे के से जुड़ा हुआ है। इसको याद रखिएगा, ज्यादातर सर्कुलर डीएनए ही होता है। इसको हम लोग कहते हैं रिंगलेट, जैसे बन गया ना रिंग जैसा, तो इसको हम लोग कहते हैं लार्ज रिंगलेट। क्या कहते हैं बेटा इसको? लार्ज रिंगलेट। अगर ये लार्ज रिंगलेट है तो कहीं स्मॉल रिंगलेट भी होगा। ठीक है, तो इस स्मॉल रिंगलेट वाले को हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। अब एक चीज समझना, ये जीनोमिक डीएनए यानी मेजर डीएनए, ध्यान समझना। इसके अलावा अगर कोई पाया जा रहा है कोई डीएनए इस मेजर डीएनए के अलावा, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन जीनोमिक डीएनए। क्या कहेंगे? नॉन जीनोमिक, या हम लोग एक और नाम से जानेंगे नॉन क्रोमोसोमिक डीएनए। इसको समझना बात ध्यान से, या इसको एक और नाम से जानते हैं एक्स्ट्रा जीनोमिक। एक्स्ट्रा जीनोमिक यानी जीनोम के अलावा जो डीएनए मौजूद है, इसको इस नाम से जानेंगे, एक्स्ट्रा जीनोमिक बोलिए ज़्यादा सही है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रा समझते हैं। ठीक है, देखो प्लाज्मिड्स क्या है ना, प्लाज्मिड तो स्मॉल है, प्लाज्मिड्स आर वेरी स्मॉल, तो ये होगा स्मॉल रिंगलेट, इसको याद रखना, स्मॉल रिंगलेट, इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा क्या है? ये डीएनए है। डीएनए कैसा है बेटा? ये डबल स्टैंडर्ड है। कैसे होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए? हम लोग अगले साल अगले 12th वाले में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? ये स्मॉल रिंगलेट, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर होते हैं। क्या बोला हम लोगों ने? सर्कुलर। बाय रिंगलेट है तो ये क्या हो गया? ये सर्कुलर हो गया। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं, फ्रीली ये फ्लोट करते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ना, ये कुछ यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स शो करते हैं। कैसे यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स? ध्यान से समझना कि जैसे मान लो कि एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर का जो जीनोमिक डीएनए वो अपना काम कर रहा है, फिर ये प्लाज्मिड है। क्या हुआ कि कोई दवा आई और इस दवा ने इस बैक्टीरिया को मारना चालू कर दिया। अब बैक्टीरिया ने क्या किया कि अपने अराउंड एक सेल वॉल डेवलप किया। अब ये सेल वॉल का इंफॉर्मेशन ये बैक्टीरिया कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा, जीनोमिक डीएनए का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सैचुरेटेड रहता है, तो वो इस इंफॉर्मेशन को इसी प्लाज्मिड वाले डीएनए के अंदर डाल देता है। अब क्योंकि आप बाहर से इसको देख रहे हो, ये एक फिजिकल कैरेक्टर है, तभी हम इसको कह रहे हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर। क्या बोला हम लोगों ने? फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जैसे वॉल का थिक होना, वॉल का क्या होना? थिक होना, एक तरीके का फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर का डेटा स्टोर कहाँ पे हो रहा है? ये स्टोर हो रहा है वही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए, जो कि क्या है? प्लाज्मिड। इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है ना, अब ये क्या कर दिया, ये अपने आप को रेजिस्ट कर दिया उसी एंटीबायोटिक से, यानी ये प्लाज्मिड क्या करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में मदद कर रहा है। ठीक है, आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड जो है मॉनिटर करता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखना, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, हो सकता है इसी में ही हम आपको आगे पढ़ा दें फॉरेन डीएनए के साथ, लेकिन हम लोग चांसेस हैं कि इसको हम लोग 12th वाले चैप्टर्स में ही पढ़ेंगे बायोटेक के अंडर में। अब ये जो प्लाज्मिड है, एक चीज समझिएगा, 12th में जो चैप्टर है ना, बायोटेक 1 और बायोटेक 2, मतलब प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन वाला, ये पूरा का पूरा बायोटेक इसी प्लाज्मिड पे ही है। देखो जो तुम्हारा जेनेटिक्स है, वो जेनेटिक्स ना दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जेनेटिक्स वो जो एक्चुअल नेचुरली होता है, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, कि हो क्या रहा है, आप उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ये बायोटेक वाला। बायोटेक वाले के साथ क्या है कि जो नेचुरल चीजें हो रही आप उसके साथ क्या छेड़खानी कर सकते हैं, ये हम लोग बायोटेक में पढ़ेंगे। उसमें फिर प्लाज्मिड आएगा, और प्लाज्मिड से एसोसिएटेड बहुत सारे नाम आएंगे, स्टैनली कोएन, हर्बर्ट बोयर, बहुत नाम आएंगे, हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब ये प्लाज्मिड वाली चीज क्लियर हो गई। फिर से हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझना, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का अपना एक जीनोमिक डीएनए है। उस जीनोमिक डीएनए के अलावा भी कुछ छोटे सर्कुलर डीएनए मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं प्लाज्मिड। ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, इसको याद रखना।
ये बहुत ज़्यादा नंबर में हो सकते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया में हो सकते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया में नहीं भी हो सकते हैं। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो अभी के लिए हम लोगों को प्लाज्मिड समझ में आ गया। आगे देखते हैं, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कोई नई चीज नहीं है। हमको पता है कि भाई प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता इल्ले है, एकदम नहीं होता। ठीक है, इनके पास कुछ वैसा नहीं। हाँ, इनके पास राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और कौन सा वाला राइबोसोम है, हम लोगों ने पढ़ा है 70S वाला राइबोसोम। फिर से बोलिए, कौन सा वाला राइबोसोम, 70S। ऑर्गेनेल यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, प्रोकैरियोट्स में पाए नहीं जाते। अगली चीज हम लोगों को पढ़नी है इंक्लूजन्स। देखो, इन का मतलब होता है अंदर, क्लू का मतलब होता है अंदर के अंदर इंक्लूड करने वाला, इसी को कहते हैं इंक्लूजन्स। अब होता क्या है कि प्रोकैरियोट्स जो सेल्स है ना, इनके अंदर कुछ ऐसे इंक्लूजन्स होते हैं मेम्ब्रेन नुमा, मतलब एक प्रॉपर वैसा वाला मेम्ब्रेन नहीं जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में है, ध्यान से समझना। ये साइटोप्लाज्म में एक बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर चीजें स्टोर होती हैं, न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं, वाटर स्टोर होता है। ध्यान से समझिए, ठीक है। इसी को ही हम लोग कहते हैं इंक्लूजन्स। इसको भी अभी हम लोग आगे जाकर के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या बोला बेटा हम लोगों ने, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोकैरियोट में। यानी आप इसको देख करके बता सकते हो कि भाई ये जो सेल है ये क्या है, प्रोकैरियोट है। आगे देखते हैं, अगला चीज है हमारे पास मीजोजोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मीजोजोम क्या होता है, मीजोजोम एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है वही कुछ विकसित हो जाती है। जैसे हम लोगों ने पोकेमॉन देखा ना, पिकाचू से बन जाता है क्या, राइचू, पिकाचू से बन जाता है राइचू। वैसे सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी कहीं ना कहीं से विकसित होकर के बन जाती है मीजोजोम। होता क्या है मैं तुमको बताता हूँ। देखो, ये एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ना, सेल मेम्ब्रेन का जो एक हिस्सा है वो अंदर की तरफ इंटरनली एक्सटेंड हो जाता है। और ये बाहर की तरफ देखो, ये तो सेल वॉल है ही है। ये जो अंदर की तरफ एक्सटेंड हुआ हिस्सा है, ध्यान समझ, इसको कहते हैं इंटरनल एक्सटेंशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, यहां लिख देते हैं इंटरनल एक्सटेंशन। और ये इंटरनल एक्सटेंशन है किसका यार, ये इंटरनल एक्सटेंशन है किसका, ये इंटरनल एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसी को ही हम लोग कहते हैं मीजोजोम। क्या कहते हैं इसको, मीजोजोम। अगले लेक्चर में इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, प्रोकैरियोट्स का। मीजोजोम तीन तरीके के होते हैं स्ट्रक्चरल बेसिस पे, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेला, ये हम लोग पढ़ेंगे। और मीजोजोम टोटल कितने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो है 7, हमारी किताब में लिखा हुआ है। इसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। फिर से याद रखना, मीजोजोम क्या इनफोल्डिंग्स है, इंटरनल इनफोल्डिंग्स है, अंदर की तरफ जो जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं क्या, मीजोजोम। और ये वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस या वेरियस सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम लोग जब यूकैरियोटिक सेल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि भाई यूकैरियोटिक सेल में कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनल हैं जो कुछ एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं। हमको बाद में पता चलेगा कि वही एंजाइम मीजोजोम बनाता है। मीजोजोम और क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन में मदद कर रहा है। मीजोजोम और क्या कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। मीजोजोम और क्या कर रहा है, इंजाइमेटिक कंटेंट हमको दे रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें मीजोजोम के बारे में हम लोगों को पढ़नी है। तो ये एंटायर जो पार्ट था 8.4 प्रोकैरियोट्स, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग सवाल लगाने की कोशिश करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। AIPMT 2015 का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया बट नॉट इन वायरसेस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइबोसोम। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कोरिलेट करके ये सवाल है। तो भाई ये सारी जो चीज़ें हैं ध्यान से समझिएगा, ये तो वायरस नुमा चीज़ें हैं, जेनेटिक मटेरियल तो भाई दोनों में है। तो एक राइबोसोम ऐसा है जो राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में, ये वायरस में पाया नहीं जाता है। ये सवाल हमसे हो गया कि विच स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड। हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर से याद करिए, ये डबल स्टैंडर्ड है और ये सर्कुलर है और ये बनाता है स्मॉल रिंगलेट है और ये फ्रीली फ्लोट करता है, आराम से तैरता रहता है और एक्स्ट्रा जीनोमिक है। इसको याद रखिएगा, दिस इज एक्स्ट्रा जीनोमिक। याद रखेंगे, प्लाज्मिड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। राइबोसोम तो होता है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में होता नहीं है। ये 3 सवाल PYQs में हमारे इस पूरे पैराग्राफ से आए हुए थे। अगला जो लेक्चर रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे सेल एनवेलप। इसी 8.4.1 वाला जो टॉपिक रहेगा उसको कवर अप करेंगे। और साथ ही साथ आप सवाल लगाते रहें, थोड़ा थोड़ा करके वीडियोस देखते रहें। जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा सवाल लगाएं, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। डेली का बायो का टारगेट 90 सवाल लगाने का ट्राई करते ही रहा करें। अगर आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन में डाउट है, आप इंस्टाग्राम पे जो नूम बायोलॉजी है, नूम बायोलॉजी, आप उसको फॉलो करना और फिर आप मैसेज कर देना जो भी दिक्कत वगैरह रहेगी, फिर उसको हम लोग सॉर्ट आउट किया जाएगा। तब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट।